नमस्कार, बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के देख रहे हैं आप। आज के मुद्दे की करेंगे बात, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे आपको देखना है जी न्यूज, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बहस का नया शो कसम संविधान की। वो मुद्दे जिनका सीधा सरोकार आपसे है, देश हित से है, और जिन मुद्दों पर सियासत की जवाबदेही अत्यंत जरूरी है, उन मुद्दों पर ये बड़ी बहस कसम संविधान की सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर मेरे साथ देखना ना भूलें आप। माना जाता है कि हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसका बच्चा शहर के बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई करे, मैथ साइंस में इतना मास्टर हो जाए कि खटाखट कंप्यूटर चला ले, रोबोट भी बना ले। ये आज के वक्त स्कूल को लेकर लोगों की एक्सपेक्टेशंस आप इन्हें कह सकते हैं, लोगों की कल्पना आप इसे कह सकते हैं, एक परसेप्शन कह सकते हैं जनरली। लेकिन इस वक्त देश में बहस ऐसे हाईटेक स्कूलों पर नहीं है, बल्कि शिक्षा के सदियों पुराने मदरसा मॉडल पर चल रही है। एक तबका ये कहता है कि मदरसे खुद हाईटेक हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी क्लास ये कहती है कि मदरसे बच्चों को हाईटेक बनने से रोक रहे हैं, और ये इसी कड़ी में ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि मदरसों में बच्चों को देश बनाने की नहीं आरोप है, बल्कि देश को तोड़ने की शिक्षा दी जाती है। एक तरह का नैरेटिव ये सेट किया जाता है कुछ नेताओं की बयानबाजी से। फिर ये आरोप एक तरफ है, तो दूसरी तरफ यहां आपके लिए समझना है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बहस आपने मदरसों पर देखी, तो उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक मदरसों को लेकर पॉलिटिक्स कई महीनों से पीक पर है। अब असम सरकार ने राज्य के मदरसों पर एक सख्त गाइडलाइन बना दी है। इसमें मदरसों से ब्यौरा मांगा गया है। ये भी कहा गया है कि जो ब्यौरा नहीं देगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें मदरसों के टीचर्स की वेरिफिकेशन की बात कही गई है। असम में मदरसों पर आरोप लगते रहे हैं, या फिर ये कहें कि उन पर शक जताया गया है कि उनका आतंकवाद से कोई कनेक्शन हो सकता है। कुछ मदरसों पर इसी को लेकर आपने देखा कि कार्रवाई की भी बात कही गई, हालांकि सबूत अभी तक नहीं देखे। मदरसे चलाने वालों का कहना है कि सर्वे या सर्वेलांस सब कुछ कर लो, ये सरकार का हक है, लेकिन आतंक के आरोप लगाते हो तो फिर सबूत दिया जाना चाहिए। यूपी सरकार पहले ही मदरसों का सर्वे करा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट 15 नवंबर को सरकार को सौंपी जानी है। लेकिन सवाल यही है कि मदरसों पर यह निगरानी है या फिर जैसे कि आरोप लग रहे हैं ये मनमानी है। इसी पर करेंगे बड़ी बहस ताल ठोक के, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का किला है। मदरसा किस तरफ चल रहा है, मदरसा को कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसका लिए हमने 2 महीना पहले उनके साथ बैठा था। मजहबी तालीम हम दे सकते हैं, हम वही तालीम देते हैं। क्या 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 मतलब है इसका कि मान्यता प्राप्त मदरसा होना। पुलिस का काम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का चलाने का, इस पे नहीं घुसने का है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल कुछ चले ये भी हम अलाउ नहीं कर सकते। मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और मदरसे अगर ये इन्होंने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। The institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity. Then we are going to take strongest possible action in each and every case.
खास मेहमान हमारे साथ, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मदरसों पर ये निगरानी ही है या फिर सरकार अपनी मनमानी की करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जांच जरूरी है या फिर जांच एक बहाना है, मकसद है डराना और सताना। सवाल ये भी उठ रहा है कि मदरसों का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बच्चे आगे जा रहे हैं या फिर पीछे आ रहे हैं। और साथ ही एक बड़ी बहस जो छिड़ी है वो आप लगातार डिफरेंट व्यू पॉइंट सुन रहे हैं कि मदरसे जरूरी हैं या फिर मदरसों को लेकर एक जिद की जा रही है। मदरसों में जिहाद का क्या ये सियासी जुमला है? क्योंकि सबूत की बात जब की जाती है तो सबूत के तौर पर ज्यादा कुछ या कहना चाहिए कोई बड़ा सबूत अभी तक हमने देखा नहीं है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ यास्मीन फारूकी हैं। पहला कमेंट मैं आप ही का लूंगी। यास्मीन जी, यहाँ पर ये निगरानी है या फिर मनमानी है? आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? देखिए, जब बाबरी मस्जिद आपको ध्यान होगा शहीद हुई थी तो एक ही नारा था कि ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो ये तो 1992 से आप सोचिए कि मेंटलिटी तो चल ही रही है ना। ये मैं गलत बात अगर कह रही हूँ तो आप मुझे टोक दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये बहुत बड़ा एक नारा था जब था। तो देखिए, ये तो एक बस हिंदू मुस्लिम की कहानी करना है, वो करते रहिए आप है ना। लॉ की जब बात इस बात पे आए, बाबरी मस्जिद पे या किसी और बात पे आए, तो आप लॉ की दुहाइयाँ, कोर्ट की दुहाइयाँ, संविधान की दुहाइयाँ देने लगिए। लेकिन जब आपकी अपने पे आए बात, तो ना संविधान रहता है ना कानून रहता है। वो फिर आपकी अपनी मर्जी होती है, आप अपनी मर्जी से कानून में छेड़खानी कर लेते। नहीं तो एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रही हैं कि सरकार जो है इस मामले में जो उसका अधिकार क्षेत्र है उससे ज्यादा आगे बढ़ रही है, या आपको लग रहा है इसके पीछे, आपकी बातों से जितना मुझे समझ में आया, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, ये सांप्रदायिकता है? इसमें क्या है, इसमें क्या एग्जैक्टली आप कहना चाह रही है? बिल्कुल सांप्रदायिकता है, 100% सांप्रदायिकता है। एक चीज को आप गाना उसी का, मैंने आपको क्या सबूत दिया है ना कि ये तो 1992 में गाना शुरू हो गया था ना। ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो आप ये तो मान लो कि 92 से मेंटलिटी पता चल रही है कि आपको कहाँ कहाँ पे टच करना है और कहाँ कहाँ फसाद करना है और कहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम फैलाना है। बिल्कुल 100% आपको पता नहीं। जब आप 1992 कहती हैं, जिनमें आपको अच्छा, जब आप 1992 कहती हैं, एक मेंटालिटी की बात करती हैं, ये मेंटालिटी किसकी है, किसकी बात करती हैं? क्योंकि इस दौरान तो कई सरकारें आई हैं और गई हैं। जो लोग बाबरी मस्जिद शहीद करने गए थे, वो नारा यही लगा रहे थे ना, ये तो अभी झांकी है। कौन लोग थे, किस पार्टी से ताल्लुक था उनका? नहीं, लेकिन यहाँ तो मदरसे के सर्वे की बात हो रही है ना। मदरसे से ब्यौरा मांगा जा रहा है, उसको आप काशी और मथुरा से कैसे कनेक्ट कर रही हैं? मुझे वो बात समझ नहीं आई। देखिए, मेरी बात सुनिए अदिति, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें जो कहानियाँ चल रही हैं ना, मदरसा, मंदिर, मस्जिद, नकाब, आप ईमानदारी से बताइए मदरसों में क्या, आपको क्या, मैंने बार बार ये बात कही है अदिति, 50,000 में स्कूल आज की तारीख में प्राइवेट गिनवा दूं जो रिकग्नाइज्ड हैं, और उसके बावजूद भी वो नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतरते। क्या अभी तक बार बार मेरे कहने के बावजूद क्या ऐसा हुआ है क्या कि उनके लिए भी तवज्जो दी गई हो? दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट क्या हर मोहल्ले में, हर गांव में जो एक नॉर्म्स है कि इतने एरिया में इतने गवर्नमेंट के स्कूल होंगे, क्या उस पर पूरी उतर रही है? क्या आप अपनी तरफ की कार्रवाई पूरी कीजिए। उसके बाद अगर बच्चे मदरसों में जाते हैं और स्कूलों, आज प्राइवेट स्कूल में आपको आज एक बात बता दूं, पढ़ाना खेल है क्या?
ठीक है, मैं आपको बच्चों को जवाब वहाँ दिलवाती पे हूँ। वो हमने दो कहीं बातें तो कोई उठाई है। तालीम तो मिल रही है ना। ठीक, आप कह रही है तालीम मिल रही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आसान नहीं है। यास्मीन फारूकी ने जो बातें यहाँ पर रखी, निगत अब्बास हमारे साथ है, एक्टिविस्ट भी है। निगत अब्बास, इनके 3 व्यू पॉइंट है, मैं तीनों बातें जो है सिलसिलेवार तरीके से उठाऊंगी। पहली बात उन्होंने ये कही कि क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आज की तारीख में कोई आसान काम है क्या? अगर माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे में भेजना चाहते तो दिक्कत क्या है? दूसरा उनका सवाल था कि क्या प्राइवेट स्कूलों की भी आप ऐसे ही निगरानी करती है बीजेपी और उसकी सरकारें, जैसे कि मदरसों की निगरानी की बात की जा रही है, उनका सर्वे कराया जा रहा है। तीसरे पॉइंट पर मैं बाद में आऊंगी, पहले 2 पॉइंट पर आपका जवाब। निगत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने शायद खुद को म्यूट किया हुआ है। क्या अभी आप सुन पा रही हैं आदिति जी मुझे? जी सुन पा रही हूँ आपको। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और मदरसे में जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही नहीं है। कारण ये है कि जब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वहां की शिक्षा की बात करते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, वो है क्वालिटी का, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे किसी और चीज में। बहरहाल जो यहाँ पर मदरसों की बात हो रही है, वहां पे जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल ही अलग है। उससे आगे पढ़ने वाले बच्चों का, आगे उनका मॉडर्नाइजेशन हो, वो अच्छी तरह की तालीम ले। मैं नहीं कह रही कि दीनी तालीम नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लीजिए, बहुत जरूरी है, अपने अपने धर्म की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या उससे उनका फ्यूचर बनेगा? क्या हमारे मुसलमान भाई बहनों के बच्चे अच्छी मॉडर्न एजुकेशन ले पाएंगे? क्या वो स्कॉलरशिप्स ले पाएंगे? क्या वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके एमएनसीज में, आर्मी में, डॉक्टरेट में, साइंस के फोरम पे क्या पढ़ाई कर कर आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। तो ये तो कंपैरिजन ही गलत है। दूसरा, बेहद आसान है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की स्कूल्स को हम इतना क्यों आप टेंशन लेके बोलते हैं कि क्या तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल आप पढ़ाइए ना, कौन मना कर रहा है? सरकारी स्कूलों तक में अब तो इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार ने करी है, चाहे वहां पर जो टीचर्स हो, अध्यापक हो, अध्यापिकाएं हो, उनकी देखिए आप तालीम कितनी बेहतरीन होती है। आप उनके आगे जो बच्चे जो साइंस और मैथ्स को पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, आईएएस आईपीएस बढ़ रहे हैं, उनको देखिए, उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस बात पर आज हम डिबेट कर रहे हैं आदिति जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बात को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है कि ब्यौरा यहाँ पर मंगाए। क्या दिक्कत है? आप सुनिए, आज की तारीख में मैं पूछना चाहती हूँ यास्मीन जी से, अगर वो अपने घर में किसी को किराएदार भी रखेंगी ना, तो वो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगी। और यही एक प्रोटोकॉल, एक तरीका, अगर आपको किराएदार भी रखना है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ये चेक करने के लिए बैकग्राउंड में कुछ कमी तो नहीं है। तो क्या मदरसों में अगर आप इंफॉर्मेशन टीचर्स की दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? उससे हम उन चीजों को दबाएंगे ना, जो चीज पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये सोच रहे कि हम हिंदुस्तान कि मदरसों के द्वारा वो आतंकवाद को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर इंट्रीग करके यहाँ पर वो इंक्लूड हो जाते हैं, तो उस चीज को खत्म करके अगर हम कर सकते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे समझ नहीं आता। एक सेकेंड निगत, आपको जवाब देना चाह रही हैं, आपको यह जवाब देना चाह रही है यास्मीन फारूकी, लेकिन एक दलील जो यास्मीन फारूकी ने बार बार दी, उन्होंने कहा कि मदरसे में भी सब पढ़ाया जाता है। खैर पहले आप उनका काउंटर ले लीजिए, फिर मैं आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन लूंगी। यास्मीन फारूकी जी। अदिति जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। यहाँ देखिए, लॉजिकल बात कर रहे हैं हम बैठ के, पाकिस्तान की, मदरसों की, आतंकवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक लॉजिकल बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो एनालिसिस किया जा रहा है या जो मदरसों के पीछे पढ़ा जा रहा है, उसका मकसद यह है कि वो रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है, उनमें पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आपके प्राइवेट स्कूल्स में 10,000 स्कूलों में ये चल रहा है कि 50 स्कूलों की रिकग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट से, और उसके बाद 15 टीचर की बजाय 50 टीचर वहां दिखाए जा रहे हैं और 15 भी नहीं मिलेंगे। पढ़ाई के नाम पे कोई पढ़ाई नहीं होती है। आप जब बात इस तरह की करते हो ना, तो उसी लेवल पे बात किया करो कि जिस पे हम बहस कर रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे एतराज सिर्फ मेरा जो होता है ना, मुझे सिर्फ इस बात पे होता है कि आप मदरसों के ही पीछे क्यों भाग रहे हो? भाई अगर आपको दुख है, तकलीफ है, तो वो सब तरफ ही होना चाहिए ना। आपको उन स्कूलों में भी होना चाहिए जहां गलत चल रहा है, रिकग्नाइज्ड है, उसके बावजूद भी नॉर्म्स पूरे। यहाँ तो बात ये हो रही है कि यहाँ पे यास्मीन फारूकी निगत ये कह रही हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हो रही। ठीक मैम, ठीक। यास्मीन फारूकी जी ये कह रही है निगत, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर सही बात नहीं पढ़ाई जा रही? दूसरा, वो ये कहती हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं?
पहली बात तो यास्मीन जी की जो नॉलेज है मैं उसको दुरुस्त करना चाहती हूँ कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है उसकी जो भी टीचर्स आती हैं पढ़ाने के लिए उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, बाकायदा उनके पास डिग्री होती है जिस डिग्री के माध्यम से वो एनरोल की जाती है और तभी वो तालीम देने के लिए यानी शिक्षा देने के लिए उनको परमिशन ग्रांट होती है। देयर इज अ प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल यास्मीन जी को पता होना चाहिए। हर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल जो सरकार के अंडर रिकग्नाइज्ड है उसमें एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जो सभी स्कूलों के लिए सेम है, डिफरेंशिएशन नहीं है। दूसरी बात, हम नहीं कह रहे मदरसों में गलत तालीम दी जा रही है, मैं तो खुद कह रही हूँ मदरसों में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, दीनी तालीम देना चाहता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, पढ़ना चाहिए। पर इस बात में कोई दो राय नहीं है, प्रूव्ड है, ये न्यूज है। ये आदिति जी, आप जैसे बड़ी बड़ी चैनलों के माध्यम से हमें ये खबर मिलती है कि हिंदुस्तान में न जाने कितने मदरसों के माध्यम से कई लोगों ने गलत इस्तेमाल कर वहां पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। आप इस बात को नहीं नकार सकते, मैं नहीं कह रही सब बिल्कुल नहीं है भाई, लेकिन 10 में से 3 तो ऐसे हैं ना जिन्होंने वहां पर आतंकवाद को पनाह दी है, जिसके माध्यम से जो इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने आकर वहां पे लोगों को प्लांट करा, ये हुआ है। और इस वजह से अगर हम उस पर देखना चाहते हैं, उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है उन मदरसों को जहां पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर बैठी हुई हैं, मैं कहूंगी कारपेट के अंदर अपने आप को छुपाकर, तो उसमें क्या गलत है? उसको अगर हम सुधार सकते हैं, मदरसों को बदनाम होने आपको से 2 बचा काउंटर सकते मिल रहे हैं। हैं सरकार यहाँ को पर। आपकी शोएब मदद जमई करनी हमारे है। साथ है, निगत, और हमारे साथ हाजिक खान है। पहले शोएब जमई आप, उसके बाद हाजिक खान और फिर राहुल ईश्वर। जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, बहुत कोशिशों के बावजूद भी लगता है कि कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी नफरत और जहालत भरी पड़ी। जो लोग मदरसे को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं या किसी न किसी वाटाबाउटरी करके एक कनेक्शन ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, और सरकार तक अगर हमारी बात पहुंच रही है तो वैभव रावत के यहाँ जो पूरा जखीरा मिला था बम का और हथियारों का, क्या वो मदरसे से पड़ा था? जिसके ऊपर यहाँ से अजमेर दरगाह ब्लास्ट के केस चल रहे हैं, जिन नेताओं के ऊपर, हिंदुत्ववादी नेताओं के ऊपर, वो मदरसे से पढ़े थे। मालेगांव ब्लास्ट जिन लोगों ने किया, क्या वो मदरसे से पढ़े थे? ये जो आपका यहाँ से जो लोग धर्म संसद करके मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं और बहुत बड़े बड़े हथियारों का जो प्रदर्शन करते हैं दिल्ली के कई जगहों पे और उत्तर प्रदेश में, क्या वो मदरसे से पढ़े थे? तो आतंकवाद और हिंसा को अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से खास तौर पर जोड़ेंगे तो याद रखिए कि हिंदुत्व के नाम पर पलने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस तरह के जो योगी और आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना शोएब जमई, पलने वाले, आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। आप टीवी पर बैठे हैं, एक भाषा होती है, एक तरीका होता है। तार्किक तौर पर आपको भी आरोप लगाने हैं, आपको अपनी बात रखनी है, आप रखिए, पर शब्दों की मर्यादा, एक बहस की मर्यादा होती है, संयम की जरूरत होती है। उसको जरा सा फॉलो करें, उसको भी फॉलो करें। और अब जवाब ले लें, अब आप जवाब ले लें और निजी हमले कोई पैनलिस्ट ना करे, किसी भी दूसरे पैनलिस्ट पर निजी हमले ना करे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको सबको पहले से बता रही हूं, मैं इस डिबेट से आपको आउट कर दूंगी। निजी हमलों के लिए मंच नहीं है, तू मैं के लिए मंच नहीं है। राहुल ईश्वर, आप जवाब देना चाह रहे थे, आपका जवाब। आदिति जी, इनका कहना यह है, सुने, इनका आरोप यह है कि आप आतंकवाद, आतंकी कनेक्शन के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। आदिति जी, 3 सबमिशंस। पहला वाला सबमिशन, भारत का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर भारत नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मदरसा एजुकेटेड था। हमारा सबसे बड़ा प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उसका पिताजी मदरसा एजुकेटेड थे। हम सब उसका बहुत आदर करते हैं, तो इसलिए मदरसा का कोई दिक्कत नहीं। मगर सेकंड पॉइंट, सूफी महापंजाब ने सही तरह के पॉइंट किया कि सऊदी अरेबिया से और कई मिडिल ईस्ट देशों से इस्लामिज्म के तौर पर, वहाबिज्म के तौर पर हमारे मदरसों पर, हमारे कई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन पर फंडिंग हो रहा है। इसलिए एक इंटरनेशनल इस्लामिस्ट एजेंडा है, इसलिए कई मदरसों को मिसयूज कर रहा है। इसलिए एक सरकार को, रिस्पॉन्सिबल सरकार को क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल सरकार को मॉनिटर कर देना चाहिए। अगर कोई भी मंदिर या हो, मस्जिद हो और कोई भी गुरुद्वारा हो और कोई भी इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन अगर किसी ने गलत रास्ते से यूज कर रहा हो, मिसयूज कर रहा हो, प्रोसेस का अब्यूज कर रहा हो, उसका एक सुपरविजन होना चाहिए। ये एक सिंपल सा तरीका है। इसलिए सब धर्मों को रेस्पेक्ट करता है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध सभी को रेस्पेक्ट करता है। मगर इस्लामिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक सुप्रीमासिस्ट आइडियोलॉजी है, एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। इसी तरह की आइडियोलॉजी सभी रिलीजन में होगा, मगर जब मदरसों से फैला जाता है उसका एक चेक होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए। कई मदरसा बोर्ड ने गवर्नमेंट का प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, सिर्फ एक कंडीशन और रिक्वेस्ट दिया, हमारा थियोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरफियर मत कीजिए। कोई इंटरफियर नहीं कर रहा है। इसलिए मदरसाओं को सभी रेस्पेक्ट करता है, मगर कुछ मदरसाओं को इस्लामिस्ट रैडिकल मिसयूज कर रहा है। उसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, कई सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ है। मैं केरला से आता हूं, केरला में कई 100 लोग आईसिस जाकर आईसिस में ज्वाइन किया। क्यों किया? क्योंकि इसका रेडिकलाइजेशन हुआ। इसीलिए रेडिकलाइजेशन एक प्रॉब्लम है। मदरसाओं को मिसयूज करके कई लोग ऐसा रेडिकलाइजेशन कर रहा है। इसलिए सभी सरकारों को, सभी गवर्नमेंट को एक सुपरविजन या मॉनिटरिंग रखना चाहिए। एक सिंपल सा लीगल प्रोपोजिशन है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि कट्टरता का जो थ्रेट है, उसका जो खतरा है, उससे मदरसों को बचाना है और उस हिसाब से ये ब्यौरा, ये निगरानी जरूरी है। हाजिक खान जी मैडम, सवाल ये कह रहे हैं हम सब मदरसों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। निगत में उसके बाद आपको फ्लो दूंगी। ये कह रहे हैं हम हर मदरसे पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो सिर्फ कट्टरता से मदरसों को बचाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें टारगेट क्यों ढूंढा जा रहा है? इसमें यह क्यों कहा जा रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है? अतिथि जी, बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के मदारिस ने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी है, वो इनको बेचारों को मालूम नहीं है कि देश का इतिहास क्या है। कि लाहौर से लेके कलकत्ते तक 52,000 मौलाना पेड़ पे टंगे हुए थे इसी मदरसों के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। रही दूसरी बात कि अभी इसी साल मैं बार बार कह चुका हूँ कि 1200 बच्चे MBBS में आए मदारिस के, और तमाम अलीगढ़ जामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सैकड़ों बच्चे मदारिस के पढ़े हुए डिग्री, ग्रेजुएशन, IAS, PCS, मेडिकल, BUMS कर रहे हैं। नंबर बात 2 है कि हमारे अगर कोई भी मदरसा इस तरह की गतिविधियां करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूं कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने के चक्कर में अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो वो भारतीय संविधान के साथ भी धोखा है और इस देश के इंसानों और इस देश के प्रताड़ित करने के लिए बदले की कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती। अंदर कोई भी अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और ऐसे में अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो अदालत में बैठिए। नहीं, हाजिक खान, मेरा सवाल सुनिए। 1 मिनट और लूंगा। मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप ये कह रहे हैं, सुन लीजिए ना हाजिक खान, आप भी तो वही बात कह रहे हैं जो यहाँ पर दूसरे पैनलिस्ट कह रहे हैं। हाजिक खान, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। खुद आतंकवाद की ट्रेनिंग RSS में लिए यशवंत सिंधे सुप्रीम कोर्ट में। हाजिक खान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ सर, सवाल सुन लीजिए। मदरसे के बच्चों को आतंकवाद सिखा रहे हैं, हमने नहीं कहा, किसी मदरसे ने नहीं कहा, लेकिन यशवंत सिंधे ने हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। मेरा सवाल सुनेंगे सर आप? जी मैडम। अभी आपने ये कहा कि अगर किसी का आतंकी कनेक्शन है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, और आपने तो खैर मदरसा के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। मैं कहती हूँ किसी का मतलब इस देश में किसी का भी, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तो जब कुछ गड़बड़ी नहीं है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रताड़ित ही किया जा रहा है? आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसकी बिना पर आप ये कहते हैं कि प्रताड़ित करने के लिए? मैडम, बात यह है कि मदारिस के जो लोग हैं, निगत में दे रही हूं फ्लो, प्लीज 30 सेकंड। उसमें धर्म की पढ़ाई जाती है मैडम, उसमें हाफिज बनाया जाता है, आलिम बनाया जाता है। नहीं सर, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए सर। वो डिग्री मेरा सवाल ये नहीं है कि मदरसों में, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि आपको क्यों लगता है, ये आपने कहा, ये मैंने नहीं कहा है सर। आपने ये क्लेम किया कि ये प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए तो आप मुझे बताइए किसकी बिना क्या है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 259 स्कूल बंद हो गए,
उनकी हालत जर्जर है। मदारिस के बच्चे रोटी खा रहे हैं। मदारिस में जो शौचालय हैं, मदारिस का जो इंतजाम है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ना तो अपने पुलिस वालों को दे पा रही, ना स्कूलों को दे पा रही, ना अस्पतालों को दे पा रही। इसलिए हमारा विरोध है। हम नहीं कह रहे, सरकार ने अगर उसका स्वागत किया है, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि हम सर्वे कराने के लिए तैयार हैं, और किसी भी मदारिस ने सर्वे का विरोध नहीं किया, आज तक नहीं किया, और कोई भी ऐसी चीज निकल के मदरसे से नहीं आई। लेकिन झूठी बात कहकर, देश के संविधान को धज्जियां उड़ाकर अगर ऐसा किया जाएगा तो वो देश हित में नहीं है, नागरिक के हित में नहीं है, हिंदुस्तानियों के हित में नहीं है। ये कहना है। धज्जियां उड़ाने की जब बात होती है तो कोर्ट क्यों नहीं जाया जाता? मेरा उसमें यह भी सवाल है। और सुनिए, अब वक्त के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना, और ये मैं दर्शकों से भी चाहती हूं कि वो इस बात को समझें, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आप वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। अब 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, उस समय जिन विमानों ने अहम भूमिका निभाई उन्हें रिटायर किया गया ना। सिर्फ ये कह के तो उन्हें नहीं मेंटेन कर लिया गया स्क्वाड्रंस में कि भाई इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वक्त के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं, वक्त के साथ सिलेबस अपडेट होता है, वक्त के साथ चैलेंजेस भी बड़े आते हैं, तो वक्त के साथ बढ़ना भी तो चाहिए। ये भी तो एक नए वक्त की रिक्वायरमेंट होती है। हाजिक खान, पहले आप जवाब लीजिए, पहले आप जवाब ले लीजिए। निगात अब्बास आपको काउंटर करना चाह रही थी। निगात अब्बास। आदिति जी, हम सभी ने हाजी भाई की बात सुनी, और हाजी भाई इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखी कि एमबीबीएस में, गिनती के साथ रखी हाजी खान ने, कि एमबीबीएस में 1200 बच्चे आए हैं, उन्होंने एमबीबीएस कराया। मेरे भाई, 150 करोड़ की संख्या में 20 करोड़ से अधिक लोग हैं मुसलमान हिंदुस्तान में, और अगर आपको बताना पड़ रहा है कि 1200 से ज्यादा बच्चों ने एमबीबीएस किया है, तो ये हमें झांकने की जरूरत है। गलत बयानी कर रही है मैडम, आपको गलत समझा। मैंने मदारिस के बच्चों को बताया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चों को नहीं बताया, सिर्फ मदारिस के बच्चों की। इंटरप्ट नहीं करेंगे आप उन्हें? किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा कोई, प्लीज। थैंक यू आजिक भाई। आप खुद सोचिए, अगर हम ये बता रहे हैं कि 1200, और अगर हम इतने खुशी से बता रहे हैं, तो क्या हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ 1200 है? मेरे भाई, सवाल तो यही है, और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। कल को अगर आपके मेरे बच्चे मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, और हमें पता है कि वो सरकार से अप्रूव्ड है, वहां पे किसी भी तरह का वो काम नहीं हो रहा जो गैर कानूनी है या फिर जो गलत है, एक पाकीज़ा तरीके से पढ़ाया जा रहा है, साफ तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो वहां पर टीचर्स हैं, मैं कहूंगी टीचर्स हैं, वो तो हमारी जो टीचर्स हैं उनके पास प्रॉपर डिग्री है, वो खुद पढ़े लिखे हैं, अच्छी तालीम उनके पास है, तो उसमें दिक्कत क्या है? एक वेरिफिकेशन के साथ एक स्कूल में, आप मदरसे को स्कूल कह रहे हो, उस मदरसे के स्कूल में अगर मेरे आपके बच्चे पढ़ेंगे तो ये तो हमारे लिए बेहतर है, सरकार हमारे लिए कर रही है। और मुझे लगता है कि हमारे मदरसों को सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहिए, और ये होगा तभी तो हमारे बच्चे दीनी तालीम भी ले पाएंगे और हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी ले पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब आप कहते हैं वहां पर जो जाएंगे मदरसे में बच्चे वो मौलाना बनेंगे और ये बनेंगे और वो बनेंगे, वही तो बात है। आप क्यों चाहते हैं कि वो सिर्फ दीनी तालीम ले? मैं यहाँ कह रही हूँ दोनों साथ चले, आप कह रहे हो नहीं सिर्फ दीनी जवाब लीजिए। अब आप जवाब ले लीजिए। ये तो हम कटघरे में खड़े हो रहे हैं ना कि क्या मुसलमानों को हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं? जवाब ले लीजिए। मुसलमान सिर्फ दीनी तालीम लेकर दबे रहे और इंटरनेशनल, ठीक, आपके लिए 3 काउंटर है। निगत अब्बास, आपके लिए 3 काउंटर है, जी मैं आप 3 जवाब ले लीजिए, फिर मैं वापस आपको फ्लो दूं। मैडम तीनों जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले मेरी बहन निगत ने ये कहा कि 20 करोड़ में से 1200, ये पहले इन्होंने गलत समझा। मैंने मदारिस के बच्चे बताए कि मदारिस के बच्चे जो है 1200 की तादाद है, वैसे तो हजारों लाखों में होंगे बच्चे हिंदुस्तान के मुसलमान, मैंने मदारिस के बच्चे बताए। रही दूसरी बात ये कि 2 तरह की एजुकेशन एक साथ नहीं चल सकती। एमबीबीएस लड़के से ये कहा जाए जिसमें एमबीबीएस 5 साल के लिए बच्चा जो कर रहा है, और जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है 4 साल के लिए, उन दोनों से ये कहा है एमबीबीएस वाले से कि तू से क्या कहते हैं इंजीनियरिंग भी कर ले और एमबीबीएस कर ले। एक बोतल में एक ही चीज बढ़ती है। इंसान कैसेट है, इंसान कैसेट है। इसके अंदर अरबी भरोगे अरबी चली जाएगी, इसमें संस्कृत पढ़ोगे संस्कृत चला जाएगा, इसमें फिजिक्स भरोगे फिजिक्स चली जाएगी, इसमें केमिस्ट्री भरोगे केमिस्ट्री चली जाएगी। ऐसे ही जो अंदर डाला जाएगा तो एक साथ 2 डिग्रियां नहीं चक सकती। ये वकील भी बन जाए इंजीनियर भी बन जाए, ऐसा किसी जगह नहीं हो सकता। तीसरी बात ये कि मदारिस के जो बच्चे हैं,
हाजिर खान जी, आपकी आर्ग्यूमेंट पे एक सवाल है। हाजिर खान जी, आपकी आर्ग्यूमेंट पे एक सवाल है। आप खुद ये बात कहते हैं बच्चे के दिमाग में आप जो डाल देंगे बच्चा वो राह पकड़ लेगा। आपने तो बच्चे की वो चॉइस ही खत्म कर दी ना सर। फिर तो ये सवाल उठेगा कि एक बच्चे के साथ 2 डिग्री नहीं जा सकती। भाई आप उसे चॉइस तो दीजिए, उसका होराइजन तो खोलिए। वो भी तो सवाल है ना फिर आपसे। अगर आप अगले एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन मेथड की बात कर रहे हैं मैडम, जो आईएएस में बच्चे आ रहे हैं, तो जो एमबीबीएस में आ रहे हैं, जो सर, सीपीएमटी में आ रहे हैं, जो बीयूएमएस में आ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, अगर मदरसे के बच्चे आ रहे हैं तो उसकी चॉइस है, हम उन्हें मौजूदा हालात के लिए तैयार करना चाहते हैं। यही कहा है ना निगत अब्बास आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आप जवाब लीजिए शोएब जमई जी। अदिति जी, देखिए आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि भाई बच्चों को चॉइस तो दी। कितने % बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में मुसलमानों के? 4%। 96% जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं मुसलमानों के, उसके लिए निखत अब्बास या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है। स्पेशल कोई माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन राइट्स की बात नहीं हो रही। जो 4% जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी में ब्रिज कोर्स करा करके मदरसे की डिग्री को मान्यता दे करके हम उसको ग्रेजुएशन और डिप्लोमा तक पहुंचाते हैं, ताकि उनके लिए रास्ते खुल जाए दुनिया में वर्ल्डली अफेयर्स के लिए। जो डिग्री की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत, उसके लिए मैं पूछ रहा हूं यहीं पर आपके चैनल पर बैठ करके कि बाकी जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में क्या मदरसे के बच्चों को आप ब्रिज कोर्स करा के क्या उनकी डिग्री को मान्यता देकर के आप उनके लिए स्किल्स के लिए या सर्टिफिकेट्स के लिए दरवाजे खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। जब आप सरकार की पॉलिसी ओवरऑल इस तरीके से नहीं होगी तो मदरसे के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा चॉइस नहीं रहता है। जो 4% मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सबका एक यहाँ से माइंडसेट होता है कि हमको एक डिग्री लेनी है, वो आलिम बनना है। इट्स अ डिग्री, वैलिड डिग्री फ्रॉम मदरसा बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया। दूसरा कि यहाँ से समझ नहीं आया, आपने ये पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन आपका पॉइंट है क्या? आपका पॉइंट ये है कि सरकार के पास मदरसों के लिए ओवरऑल प्लान नहीं है। फिर उसमें मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये होगा कि आज वो ये कह रहे हैं कि हम ब्यौरा चाहते हैं, हम डिटेल चाहते हैं, हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है। अब सरकार एक बड़ी पॉलिसी लेकर आएगी तब भी आप यही कहेंगे। जैसे हाजिर खान थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे कि हम मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है इसलिए मदरसों पर बात हुई। अब 2 काउंटर हैं शोएब जमई आपके लिए। अब आप 2 काउंटर ले लीजिए, प्लीज रुक जाइए। अब पहले लीजिए राहुल ईश्वर का काउंटर, उसके बाद निगत अब्बास की बात सुनिएगा। पहले राहुल ईश्वर, आप ये कह रहे हैं सरकार को इतनी चिंता है तो एक बड़ा प्रोग्राम क्यों नहीं लेकर आती है? सिर्फ मदरसों का सर्वे, मदरसों की निगरानी, मदरसों का सर्वेलांस क्यों? अदिति जी, 2 काउंटर। मैं एक एजुकेशन के डोमेन में वर्क करने वाला एक व्यक्ति भी हूँ। कई गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन भी है। इसमें 2 चीज है। एक, हमारे सभी को स्पिरिचुअल एजुकेशन की जरूरत है। जो मदरसा हो, बाइबल स्कूल्स हो, कैटेकिज्म क्लास हो या भगवत गीता क्लास हो, वो स्पिरिचुअल एजुकेशन का डोमेन है। उसके साथ सभी के लिए साइंटिफिक एजुकेशन और लाइफ स्किल एजुकेशन की जरूरत है। ये एक एजुकेशन वाला पॉलिसी जो सभी ने एग्री करता है। दूसरी बात, कोई भी मदरसे को डिमोनाइज नहीं कर रहा हो, मदरसे को डिमोनाइज नहीं कर देना चाहिए। इसलिए मैंने उदाहरण भी दिया कि मौलाना आजाद से भारत रत्न अब्दुल कलाम के पिताजी की तरफ सभी लोग मदरसे से आए हैं, हमें रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। मगर तीसरी बात, एक इश्यू है, रेडिकलाइजेशन का एक इश्यू है हमारे कम्युनिटी में। मैं एक हिंदू कम्युनिटी का एक्टिविस्ट हूं। हमारे कम्युनिटी में भी यदि नरसिंह आनंद जैसे हार्डलाइनर्स है, उसको हमें दूर कर देना चाहिए। इसी तरह की कई लोग सभी कम्युनिटी में है। इस्लामिक कम्युनिटी में इस्लामिज्म का एक्सट्रीम वहाबिज्म, आप जिसे भी नाम से उसे पुकारो, एक्सट्रीम रेडिकलिज्म या इस्लामिज्म का एक प्रॉब्लम है। वो इस्लामिज्म का प्रॉब्लम हम वेस्ट बंगाल में दिखाई दिया, केरला में दिखाई दिया, कई सारे जगहों में दिखाई दिया, आईसिस में ज्वाइन करने वाले से दिखाई दिया। मगर ये एक प्रॉब्लम है जो मदरसों को मिसयूज कर रहा है। इसलिए मदरसों को मॉनिटरिंग होना चाहिए। यास्मीन फारूकी जी, मेरा बेसिक सवाल है अदिति, मेरा ये सवाल है कि आपने मदरसों का जो शुरुआत की है मालूमात करने की, उसका बेसिक पॉइंट क्या था?
उसका बेसिक पॉइंट था कि नॉर्म्स पे, ये तो बात ही अलग चली गई है कि आतंकवाद, वो जो अमूमन सबकी आदत है कि मदरसों से आतंकवाद को जोड़ना, तो वहाँ पे ये बात कह के तो सर्वे नहीं किया गया है कि सारे मदरसे आतंकवादी हैं इसलिए हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का जो मेन पॉइंट था, अदिति आपको ज़्यादा मालूम होगा, वो ये था कि नॉर्म्स पे वो पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। मेरे दोनों को ये जवाब हैं। अभी जो वो कह रही थी कि यास्मीन फारूकी को शायद पता नहीं है, मैं आपको 50 प्राइवेट गलियों मोहल्लों के स्कूल बता दूं जो बहुत लंबी फीसें ले रहे हैं और नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतर रहे हैं। सवाल ये है कि पहले तो ये तय कर लें हम बैठ के कि मदरसों का जो एनालिसिस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्या कि वहाँ पे आतंकवाद पल रहा है, तो अलग बात हो गई। और अगर इसलिए हो रहा है कि वो नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतर रहे हैं, तो मेरा फिर वहीं से एक ही सवाल है कि आप फिर जो नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतर रहे हैं सबका एनालिसिस करवा लो। तीसरा मेरा सवाल ये है जो कि उड़ा देते हैं, कोई भी जवाब नहीं दे पाते, जवाब ले लीजिए मदरसों में बच्चे क्यों जवाब मिले, क्योंकि इस डिबेट में सवाल है निगत अब्बास। दो बातें उन्होंने कहा, पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि चैलेंज आतंकवाद है, और दूसरा उन्होंने कहा या फिर इसलिए हो रहा है कि नॉर्म्स के जो सारे बॉक्सेस हैं उन्हें टिक नहीं करते मदरसे, उस पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे। आदिति जी, मैं बिल्कुल यास्मीन जी का जवाब दूंगी। पहले मैं एक शोएब भाई की बात का काउंटर देना चाहती हूँ। इन्होंने बड़े ही प्यार से गुमराह करने की कोशिश करी। शोएब भाई सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। इन्होंने बोला कि क्या सरकार ये करेगी कि जो बच्चे मदरसे से पढ़ रहे हैं उन्हें बनारस यूनिवर्सिटी में देगी और इन्हें डिप्लोमा करने देगी और क्रैश कोर्स करने देगी। मेरे भाई, मदरसे वो है जहां किसी हिंदू बच्चे को तालीम लेना तक अलाउड नहीं है, और जहां तक बात ये रही कि मदरसों से पढ़ के क्या बनारस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा सकती, आप पढ़िए ना। आप अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी तो मिल रही है। एक सेकंड शोएब भाई, आपके बीच में नहीं मैं बोली, इक्वालिटी तो मिल रही है ना, वही तो वजह है। इक्वालिटी की वजह से ही तो आप हर एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, उन्हें हर जगह तो इक्वालिटी मिल रही है। आप माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कौन से राइट्स आपको पढ़ाया जा रहा है, मदरसों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, सीबीएसई बुक्स वहां पर इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, बच्चों को कहा जा रहा है एक हाथ में कुरान पाक और एक हाथ में कंप्यूटर दिया जा रहा है। आप लोगों को वहां पे भी दिक्कत है, सरकार कर रही है तो क्योंकि आपकी वो स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियस आउटपुट में वहां पे दिक्कत आने लगती है कि नहीं हम क्यों पढ़ाएंगे ये। अब आ जाते हैं यास्मीन जी की बात पे। नहीं, एक सेकंड शोएब जमाई आपको जवाब देना चाह रहे हैं निगत अब्बास, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, आप उनका जवाब ले लीजिए। शोएब जमाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निखत जी पढ़ी लिखी महिलाएं, सशक्त महिलाएं, मुसलमानों में बेटी कहा जाता है, तो पढ़ी लिखी बेटी है आप। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये क्या इंटेंड करता है कि सिर्फ माइनॉरिटीज को ये अलाउड ये है कि वो अपने स्वतः यानी इंडिपेंडेंट तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर धार्मिक केंद्र खोल सके जिसमें धार्मिक पढ़ाई होगी, ये भारत का संविधान कहता है। अब धार्मिक पढ़ाई में तो अमूमन तौर पर जो है मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, अगर हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे या उनके बच्चे आकर कुरान की तालीम लेना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस है उसकी तालीम लेना चाहते हैं, तो हम उसका स्वागत फूलों के साथ करेंगे। वो आए हमारे हिंदू बच्चे हमारे मदरसे में। शोएब भाई सुने शोएब भाई, या तो आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, या तो आप ये कहिए कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्शन दी जा रही है, या फिर आप ये कह दीजिए कि माइनॉरिटी राइट्स की जो राइट्स है माइनॉरिटी के उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो मैं भी कह रही हूँ कि माइनॉरिटी को तो राइट्स दिया गया है ना, ये इक्वालिटी में तो आप लोगों को तो हम लोगों को तो ऊंचा दायरा ही दिया गया है, विच इज व्हाई हम लोग पढ़ सकते हैं मदरसों में भी और मॉडर्न एजुकेशन को भी ले सकते हैं। एक जो सबके लिए इंस्टीट्यूशन बना है उसमें हर कोई जा सकता है, आप भी, हिंदू भी, मैं भी, कोई और भी, लेकिन मदरसों में तो लिमिटेड है, तो वो तो राइट आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। फिर आप काहे की बात कर रहे हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अरे आपको तो ठीक है, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकूंगी। यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ बात तो हम मदरसों के फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल कार्ड है और इसमें एक विक्टिम कार्ड की भी बात की जाती है। असदुद्दीन ओवैसी AIM के प्रमुख ये कहते हैं कि मदरसे मुसलमानों का किला है। वो कहते हैं कि सर्वे हो तो सबका हो, और वो ये भी कहते हैं कि मदरसों ने मुल्क को आजाद कराया है और अब बीजेपी की सरकार उन्हें शक की निगाह से देख रही है। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का किला है।
मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आजाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। तो यहाँ पर राहुल ईश्वर एक अभी आपने असदुद्दीन ओवैसी इनके ये पुराने रिएक्शंस थे मदरसों को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि ये तो बेशर्मी की हद हो गई है। ये एक विक्टिम कार्ड है। इसी विक्टिम कार्ड से हमारा मुस्लिम समुदाय में और गहरी चोटी पहुंचेगा। इसीलिए सभी को एक सस्पिशन की तरफ से, कॉन्स्पिरेसी थियरी की तरह से नहीं हमें देखना चाहिए। गवर्नमेंट सभी का गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है, किसी पार्टी का हो, सभी का गवर्नमेंट है। इसीलिए एक गवर्नमेंट जब एक सुपरविजन या मॉनिटरिंग के तौर पर कुछ कर रहा हो, उसे हम सस्पिशन से नहीं देखना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, आप जुडिशरी से भी जुडिशरी को भी अप्रोच कर सकते हैं। मगर जैसे यास्मीन जी ने पहले कहा, यह बहुत वाइडली बिलीव है कि राजा राम मोहन रॉय जैसे एक महान हिंदू रिफॉर्मर, इंडियन रिफॉर्म में भी मद्रसा में पर्शियन और अरबिक पढ़ा है। मदरसों का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ये कोई नहीं डिनाई कर सकता। मगर अगर जैसे निगत बहन ने कहा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ये भी अगर आए तो बहुत अच्छा ही है ना। ये क्या मदरसों को गवर्नमेंट के साथ वर्क कर देना चाहिए। मदरसों में कई सारा वॉइसेस ऐसा है, ये गवर्नमेंट के मुंह को स्वागत भी कर रहा है। इसीलिए वैलिडेशन और वेरिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। मॉनिटरिंग एक अच्छी प्रोसेस है। सभी को एक विक्टिम कार्ड या कॉन्स्पिरेसी तरह के देखना एक बहुत गलत रास्ता है, ये मत कीजिए। ठीक है शोएब जमाई, यहाँ पर अभी आपने सुना उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा एक तो हर बात में विक्टिम कार्ड नहीं ढूंढा जाना चाहिए, हर डिसीजन गवर्नमेंट का कॉन्स्पिरेसी नहीं होता, साजिश नहीं होता। और एक पॉइंट उन्होंने उठाया और पॉइंट उनका यह था कि अगर गवर्नमेंट से वेरिफिकेशन हो जाता है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट वैलिडेट करती है, तो ये तो मदरसों के लिए अच्छा है। देखिए राहुल ईश्वर जी ने जो बहुत सारी बातें मदरसों के हवाले से कही, मुझे लगता है ईमानदारी से हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या जो बड़े बड़े भारत के जिन्होंने जन नायक रहे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा मदरसों के एतबार से, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कह रहे हैं, इसमें दो बातें। एक ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो थ्रेट होता है, चाहे इंस्टीट्यूशंस के जरिए से हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से हो, उसकी जो है जिम्मेदारी हमारी यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं, चाहे बॉर्डर्स में हो या इंटरनली हो, वो उसको हमेशा चेक रखती। चाहे स्कूल के जरिए से कोई आतंकवाद फैलाए, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से फैलाए या मदरसों के जरिए, वो उसका चेकअप होता है। उसकी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन वैलिडेशन और प्रोसेस जो कि हर जगह मदरसे बोर्ड के जरिए से होते हैं, और वो मदरसा बोर्ड ऑलरेडी आसाम में स्टैब्लिश्ड है। अब मैं कह रहा हूं कि एक आदमी के पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सारी चीजें उसकी यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, आसाम में एनआरसी तक हो चुके हैं। अब किस बात का वेरिफिकेशन और यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए? एनआरसी से बड़ा तो अब कोई यहाँ से आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये आप नई स्टेटमेंट ला करके एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर वन। नहीं सुनिए, जवाब लीजिए इस पे। निगत अब्बास ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा। आपका जवाब? देखिए,
देखिए मेरे को ऐसा लगता है आदिति जी और शोएब भाई को इस बात का सपोर्ट भी करना चाहिए कि अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर जो हम मदरसों के हाथ में सौंप देते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ फैमिली सिर्फ मदरसों में तालीम देना चाहते हैं, जब हम उस मदरसे में सौंप देते हैं और वहां की अगर वेरिफिकेशन सरकार करना चाहती है तो इसमें तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो आप पॉलिटिसाइजेशन की बात करें यहाँ, तो फिर मैं कह सकती हूँ ना कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। जब मदरसों को रिकॉग्नाइज कर वहां पे बुक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां के बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाया जाता है, कई बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती है, तब आप नहीं कहते कि सरकार सपोर्ट कर रही है। तब आप लोग आकर नहीं सरकार को सपोर्ट करते कि हाँ सरकार हेल्प कर रही है, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आगे एम्पावर कर रही है, तब आप लोग नहीं आते। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको विक्टिम कार्ड खेलना याद आ जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने यास्मीन जी से पूछा था, मेरे को एक बार जवाब दे दे शोएब भाई कि क्या अगर आप अपने घर में किसी किराएदार को रखेंगे, उसको बिना वेरिफिकेशन के रख लेंगे क्या? उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे ना, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब लीजिए आप इस पर, जवाब लीजिए निगत अब्बास। शोएब जमाई जवाब दीजिए, वो जो सवाल उठा रही हैं, आप अपने घर में किसी को बिना वेरिफिकेशन रखेंगे क्या? वो कह रही है मैं बहुत बेसिक सवाल उठा रही हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। मैं चाहूंगा कि निगत अब्बास जी दिल्ली के किसी पास के एक मदरसे में जाएं और वो वहां देखेंगी कि हर मदरसे का अपना एक रजिस्टर बोर्ड होता है और हर मदरसे का अपना एक यहाँ से रजिस्टर होता है, खाता बही होता है, जो जिस मदरसे बोर्ड से रिकॉग्नाइज हो। उस मदरसे बोर्ड का ये कॉलम है कि जितने भी बच्चे वहां एडमिशन लेने आ रहे हैं, हर बच्चे का एक आधार कार्ड जो है, क्योंकि वोटर कार्ड बन चुका नहीं होता है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के होते हैं। उनका जो सवाल है, आप भी जो पॉइंट कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन होता है बच्चे का, यही कहना चाह रहे हैं ना शोएब जमई आप? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं ना, ये अच्छी बात है, आप भी यही कह रहे हैं। एक्चुअली आप दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं, फिर विरोध क्यों है? दो अलग बातें, बिल्कुल नहीं अलग बातें। एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, हमको उसको आधार कार्ड देना पड़ता है, पेरेंट्स का भी देना पड़ता है। एक बच्चा मदरसे में एडमिशन ले रहा है, उसको भी आधार कार्ड देना पड़ रहा है, उसका एड्रेस कहाँ है, घर कहाँ है, ये सब मदरसे वाले को पता है। लेकिन सरकार जो कह रही है, आसाम में जो ये कह रही है कि भाई हम मदरसे जो है उस पर निगरानी रखेंगे। किस चीज का निगरानी रखेंगे आप? सीसीटीवी कैमरे से रखेंगे या वहां पे आप पुलिस फोर्स? आप अपनी ही बात को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खुद ये कबूल कर लिया कि वेरिफिकेशन किया जाता है स्टूडेंट्स का, तो फिर इसमें प्रताड़ना क्यों ढूंढी जा रही है? एक सेकंड, जवाब लीजिए निगत अब्बास, आप अपना काउंटर पूरा कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह कि जो निगत अब्बास कह रही है वही शोएब जमई भी कह रहे हैं, वेरिफिकेशन की बात दोनों कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक उसमें कह रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि भाई हम तो जो भी सिस्टम है उसे और दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। निगत अब्बास, बात पूरी कर लीजिए। शोएब भाई, यहाँ पर आपने एक बात झूठ बोली कि सरकार ये कह रही है कि हम मदरसों पे निगरानी करेंगे। अरे नहीं भाई, निगरानी करा होगा तो जेल में डालकर पूछेंगे ना सवाल। कैसी बात कर रहे हैं शोएब भाई? यहाँ पर सरकार सिर्फ ये कह रही है जो वहां पर टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन सरकार के साथ साझा करिए। जिस तरीके का प्रोटोकॉल आप चलाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप वहां पर सरकार के साथ साझा करिए। ये तो सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन अगर सही है, अगर उसमें कुछ गलत नहीं है, सारा सिस्टम लीगल है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपको इंफॉर्मेशन सरकार को देने में आपत्ति क्या है? और अब मैं खुलकर बोलूंगी आदिति जी, अगर इन लोगों को सरकार को इंफॉर्मेशन देने में दिक्कत है तो अब तो मैं कहूंगी सरकार को सर्वे नहीं, निगरानी करनी चाहिए कि इनको सरकार के साथ इंफॉर्मेशन साझा करने में क्या आपत्ति है। आइए आप निगत अब्बास के घर, निगत अब्बास से पुलिस मांगे इंफॉर्मेशन, आप मांगिए मेरा आधार, पैन कार्ड, मेरी लीगल इंफॉर्मेशन, मैं दूंगी क्योंकि कोई डर नहीं है। लेकिन कल को अगर शोएब भाई मना करेंगे तो वही मना करेगा ना व्यक्ति जिसको डर है। ठीक है, वही अपनी जवाब लीजिए आप इस पर, दो जवाब लीजिएगा। निगत, आपने एक पॉइंट उठाया, आप इस पर जवाब लीजिए। शोएब जी भाई ये कह रही है अगर मैं पाक साफ हूं, निगत अब्बास को कोई डर नहीं, जिस एजेंसी को आना है छानबीन करके चली जाए, इन्वेस्टिगेट कर ले, जो भी करना है कर ले, दिक्कत नहीं है मुझे। वो कह रही हैं जो लोग रिलक्टेंट हैं, जो हिचकिचा रहे हैं, जिन्हें डर दिख रहा है इसमें, वो लोग हैं जो कटघरे में होंगे। जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, दिल की बात जुबान पर आ गई। आखिर में इन्होंने अपने कम से कम जज्बात को काबू नहीं करते हुए एक बात कह दी कि अब मैं चाहती हूं कि मदरसे पर निगरानी रखा जाए।
यानी कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को डर के साए में रहना चाहिए, उनको टेरराइज किया जाए और उन पर निगरानी रखा जाए। कैसे रखेंगे? सीसीटीवी कैमरे से रखेंगे। वहां पे भारतीय सेना जमाई बच्चे जब वहां पर मदरसों में टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं, शोएब जमाई तब नहीं डरते हैं बच्चे, तब उन्हें डर नहीं लगता है। जब इतने मदरसों में हिंदुस्तान में आतंकवादी निकलते तब नहीं डरते हैं बच्चे, पर बच्चों को डर लगेगा अगर सरकार ब्यौरा जमा देगी, अगर सरकार सवाल पूछ लेती है तो बच्चों को डर लगेगा। बात कर रहे हो शोएब जमाई, आतंकवादी निकल कर आते हैं मदरसों में, और कुछ मदरसों में होता है, सब में नहीं होता, पर कुछ मदरसों के चक्कर में सारे मदरसे बदनाम हो रहे हैं आप लोगों की वजह से। हम इसी के खिलाफ हैं। यही भारत के संविधान का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। मैं भी अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना चाहती हूँ, दीनी तालीम देना चाहती हूँ, पर साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन भी देना चाहती हूँ। अगर मेरे बच्चे सुरक्षित है, मुझे पता है कि वहां पर कोई आतंकवादी पनाह नहीं ले रहा, तो मैं तो बेहद खुश हूँ। मैं तो चाहती हूँ सरकार पकड़ा गया है। आपकी बात ये करके बोलिए, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं होगी। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं होगी और ना ही किसी को क्लियरली कुछ समझ आएगा। तो शोएब जमाई 20 सेकंड्स है, आप अपना काउंटर पूरा कर लीजिए। 20 सेकंड्स है, उसके बाद निगात अब्बास आपका जवाब 20 सेकंड्स में। जी देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, देश की करोड़ों जनता को इस वक्त पता चल गया है कि सरकार दरअसल उनको एजुकेशन या मॉडर्नाइज तरीके से कोई एम्यूनिटीज नहीं देना चाहती, बल्कि डर के साए में टेरराइज करना चाहती है, हॉन्ट करना चाहती। छोटे छोटे कैसे आपको पता चल गई ये बात? आपके स्टेटमेंट का आधार क्या है? यही बात निगात अब्बास ने साबित कर दी है आज डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कैसे साबित कर दी ये तो बताइए। इसलिए हम खिलाफ हैं। हाँ जी, इसलिए हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा? आप उनके कमेंट को सही तरीके से पेश तो कीजिए जैसे आपको समझ में आया है। बताइए, आपके कहने भर से थोड़ी ना बात मान लेंगे करोड़ों दर्शक। स्पष्ट करके बताइए क्या कहा निगात अब्बास ने, आपने क्या सुना है? देखिए, निगात अब्बास बहुत देर से एजुकेशन, मॉडर्न और शिक्षा और इस सब की बात, आखिर में जाते जाते इनके जुबान पे, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है दिल्ली से और ये बीजेपी में बड़े अच्छे पद पर रही है, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद कह रहा है कि मैं चाहती हूं कि सरकार मदरसों के बच्चों पर निगरानी रखे, टेरराइज करे, उनको डर के साए में रखे। टेरराइज करे, ये कहा उन्होंने कि मदरसे के बच्चों को टेरराइज किया जाए। शोएब जमाई, करोड़ों दर्शकों ने सुना है और देखा भी है, तो बहुत संभल कर और जिम्मेदारी के साथ। निगात अब्बास ने कहा कि टेरराइज करें, बच्चों को टेरराइज किया जाए, ये कहा निगात अब्बास ने। शोएब जमाई, पूछ लीजिए नहीं, बच्चों को टेरराइज किया जाए, ये कहा है निगात अब्बास ने। हाँ या ना? नहीं, आप बस इतना बताइए, हाँ या ना। वो प्रूफ हो गया, वो जनता को पता नहीं, आप जनता को नहीं समझ आया ना। जनता ने नहीं, जो बात हुई नहीं वो कैसे जनता समझेगी? टेरराइज किया जाए बच्चों को, निगात अब्बास ने ये कहा है। आप मुझे ये कहिए, प्रूव हुआ नहीं हुआ वो जनता की अदालत में छोड़िए, वो जनता की अदालत में छोड़िए। आप ये बताइए, क्या निगात अब्बास ने ये कहा कि बच्चों को टेरराइज किया जाए? इसका जवाब या हाँ है या ना है? यही मंशा थी, दैट वाज द इंटेंशन ऑफ निगात अब्बास। अरे अब आप इंटेंशन पे चले गए। ना, पहले आप ये बताएं, उन्होंने कहा कि बच्चों को टेरराइज किया जाए। प्लीज, जी न्यूज की एंकर पढ़ी लिखी एंकर है, वो आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे आपके सर्टिफिकेट की सर मुझे जरूरत नहीं है। निजी टीका टिप्पणी मैं लेती नहीं हूं और ना मैं किसी पे निजी टीका टिप्पणी करती हूं। और मैं अपने गेस्ट से ये उम्मीद करती हूं कि वो टॉपिक पर पढ़कर आए होंगे और उनकी एंकर से लड़ाई नहीं होगी, वो अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे। तो जी न्यूज की एंकर पढ़ी लिखी है या जी न्यूज की एंकर अनपढ़ है या जी न्यूज की एंकर की क्या समझ है? वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत देश में मुफ्त की सलाह बहुत दी जाती है, सबके पास बहुत ज्ञान है, तो थोड़ी एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है। जो पढ़ाई और अनपढ़ों का फर्क आप कहते हैं ना सर, स्कूलिंग और एजुकेशन में फर्क होता है। आप अगर गांव में बैठे हुए बुजुर्गों की विजडम पर सवाल उठा रहे हैं ना, सिर्फ एक डिग्री के आधार पर, तो जरा सोचिएगा, थोड़ा सा आत्ममंथन कीजिएगा, जरा जाकर आज भी किसी मुद्दे पर उनसे सलाह लीजिएगा। मैं करती हूं और उनकी विजडम को भी मानती हूं। तो मुझे किसी की डिग्री की जरूरत नहीं है, ना ही मैं किसी को उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जज करती हूं। तो दिस डिबेट इज नॉट अबाउट अदिति त्यागी, दिस डिबेट इज अबाउट मदरसाज एंड आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आपने क्लेम किया निगात अब्बास ने टेरराइज किया मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को,
आप बस इतना बता दीजिए, मैं ना आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ना एक्सपीरियंस की। आपने क्लेम किया, उन्होंने ये कहा, बस मुझे इतना जवाब दे दीजिए, उन्होंने कहा या नहीं कहा? अंताक्षरी है। एक सेकेंड, शोएब जमई की आवाज। एग्जैक्टली ना हम गांव के बुजुर्गों के विजडम पे सवाल। अरे आप ये बताइए, जो सवाल है कोई बात नहीं, जी न्यूज की एंकर पढ़ी लिखी है या नहीं है वो जनता पर छोड़ दीजिए। जनता की अदालत में जाती हूं मैं, पैनलिस्ट से सर्टिफिकेट नहीं लेती। मुद्दे पर आइए। आपने क्लेम किया कि निगहत अब्बास ने ये कहा कि बच्चों को, मदरसे के बच्चों को टेरराइज किया जाए, ये उन्होंने कहा या नहीं कहा? बस इतना सवाल है मेरा सर। और दर्शकों का वक्त बहुत कीमती है, मैं उसका बहुत सम्मान करती हूं। टाइम निकालकर हमें और आपको देख रहे हैं, हमें उनके वक्त का सम्मान करना चाहिए। तो बस इतना बता दीजिए, हाँ या ना सर, बस इतना। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निगहत अब्बास ने कहा कि मदरसों पे निगरानी रखना चाहिए, हम चाहते हैं, तो मैंने कहा कि निगरानी का मतलब क्या? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने टेरराइज किया जाए मदरसे के बच्चों को, ये कहा नहीं। फैक्चुअल रहती हूं मैं, फैक्चुअल रहना बहुत जरूरी है। हमने उन्हें सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर बुलाया है, वो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नहीं आई हैं। आपको पता होना चाहिए, उनके डिजिग्नेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। आप उन्हें अटैक कर रहे हैं, आपके अटैक का आधार होना चाहिए। सुनिए, और आप टेरराइज करने का आरोप लगा रहे हैं उन पर। बहुत संगीन आरोप है सर, शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए, बहुत सोच समझकर। जवाब ले लीजिए, निगहत अब्बास की आवाज आप प्लीज। जो कहा नहीं, पैनलिस्ट को वो क्लेम नहीं करना चाहिए कि ये कहा। निगहत अब्बास, आदिति जी, निगहत अब्बास, अब मेरा एक सवाल है, सुनिए। क्या ये बेहतर ना होता कि आप सबको कॉन्फिडेंस में लेते? शुरुआत में, इस डिबेट के शुरुआत में यास्मीन फारूकी जी ने कहा कि इस देश में एक सांप्रदायिक एजेंडा चलाया जा रहा है। आप प्राइवेट स्कूलों का सर्वे नहीं करते, आप प्राइवेट स्कूलों का ब्यौरा नहीं मांगते, आप मांगते मदरसों का ब्यौरा। ये परसेप्शन या ये एक धारणा क्यों बन रही है? इसे एड्रेस कौन करेगा? आदिति जी, वैसे तो आपने हर बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता ही दिया है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। करोड़ों व्यूअर्स हैं जी न्यूज के, करोड़ों व्यूअर्स आदिति जी आपका शो देखते हैं, और उन व्यूअर्स ने आज देखा है कि किस प्रकार उन करोड़ों व्यूअर्स के सामने एक एजेंडा पेश करा गया है। कुछ लोग यहाँ बैठकर एक एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या निगहत अब्बास, न फलाना न ढिमकाना, यहाँ पर लोगों को टेरराइज करने की बात कर रही है, जबकि सच्चाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर सिर्फ वेरिफिकेशन का काम हो रहा है ताकि मुसलमानों के बच्चे सुरक्षित रहें। जब एक मुसलमान का, सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा हो मदरसे में, तो उसके साथ वाला जो पढ़ रहा है वो गलती से भी आतंकवादी ना हो, गलती से भी वो पीएफआई या फिर पाकिस्तान का भेजा हुआ आतंकवादी ना हो, जो हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी खतरा हो, उसको अगर चेक किया जा रहा है तो वो हमारे ही बच्चों के लिए एक अच्छी चीज है, कुछ गलत नहीं है उसमें। जो लोग, अब सोचने वाली बात, आखिरी 10 सेकंड आदिति जी, जो लोग इन व्यूअर्स के सामने एक एजेंडा ऑनलाइन नेशनल टेलीविजन न्यूज पर रख सकते हैं, वो सोचिए बंद कमरों में उन लोगों को जो मासूम है उनके सामने क्या एजेंडा पेश करते होंगे। और यही वजह है कि पत्थरबाजी भी होती है, यही वजह है कि थूकना और चाटना भी होता है, और यही वजह है कि हमारे घर से बच्चे मदरसों से तालीम लेकर कई बार गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, क्योंकि बंद कमरों में एजेंडा पेश किया जाता है। हाजिर खान, देखिए मैडम, जब कांग्रेस की सरकार 10 साल रही तो रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी का एक सर्वे कराया गया, और 2 सर्वे में हिंदुस्तान में मुसलमान एजुकेशन के एतबार से हुए पिछड़ा हुआ नज़र आया। ये जो चीफ जस्टिस हिंदुस्तान के, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। और उसके बाद कांग्रेस ने एक पॉलिसी बनाई कि जहाँ जहाँ मुसलमानों के बड़ी आबादी है वहाँ पर स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, एक पॉलिसी चली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार आई, वो सारा चीज़ बस्ते में डाल दिया गया, और मदरसा जो 558 एफिलेटेड थे सरकार से, 5 साल से उनकी तनख्वाहें उनके टीचर की रही निगहत अब्बास के साथ। एक आप जो मदरसे में लड़कियां पढ़ाती हैं हिंदू, जो मदरसे में हिंदू टीचर पढ़ाते हैं, उन्हें बुलाकर अपनी डिबेट में बिठा लें और वो बताएंगी कि हमारे मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है, और इनका कैसा सम्मान किया जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। रही बात
कि 94% जैसे शोएब भाई ने कहा, हिंदुस्तान की एजुकेशन में मुसलमान 4% हैं, जिसमें से 2.5% मदारिस से हैं और 1.5% जो है स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हैं। 96% मुसलमानों के बच्चे स्कूल और एजुकेशन से दूर हैं। उनकी जिम्मेदारियां सरकार की बनती हैं कि हमारे देश के 96% बच्चे मुसलमानों के जब एजुकेटेड होंगे तो ये देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, विकास करेगा, ये देश सुपर पावर बनेगा। इसलिए हमारी सरकारों को ये कोशिश बनने के लिए तो एजुकेशन, सुन लीजिए सर, सुपर पावर बनने के लिए तो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, वक्त के चैलेंजेस के मुताबिक एजुकेशन, जिसे आप जैसे लोग, जिसे इस देश में जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एजुकेशन को भी हम मजहबी चश्मे से देखने लगे, या एजुकेशन में रिफॉर्म्स की अगर बात की जाती है, सर सुनिए प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको एक बार नहीं टोका सर, प्लीज नहीं टोका मैंने, क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह है, लेकिन हम बात बच्चों की भी कर रहे हैं, हम बात फ्यूचर के सिटीजन्स की भी कर रहे हैं। हम इन सीरियस इश्यूज को दरकिनार नहीं कर सकते सर, प्लीज प्लीज। और एक और रिएक्शन अपने दर्शकों को यहां पर हम दिखाना चाहते हैं। जब ये मदरसे का सर्वे शुरू हुआ, मदरसों का सर्वे, तो ये कहा गया था, ये सवाल पूछा गया था कि ये सर्वे कैसे हो सकता है। फिर कहा गया कि जब आप पैसे नहीं देते तो फिर तो आपको हक नहीं है सर्वे करने का। फिर बाद में ये भी कहा गया कि मदरसों को मदद दी भी तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसा करना तो सरकार की गुलामी करना होगा। अब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर चाहते हैं। इस पर यह कहा गया कि कंप्यूटर और कुरान तो दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं और यह हरगिज नहीं होगा। यह किसने कहा? मौलाना अरशद मदनी के 2 स्टेटमेंट्स हम आपको सुनाना चाहते हैं। हमारी पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है, हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए और मर जाए तो कल को उसके सामने खड़े होकर के सही उसका हिसाब हो, खराब हिसाब ना हो। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं है। कोई हमारा एक नजरिया है कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इल्हाक करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते। हम नहीं करते हैं बोर्ड से इल्हाक। बोर्ड से इल्हाक जिन मदरसों का हुआ है उन मदरसों की हैसियत ख़राब हो गई आसाम के अंदर, और जहां बोर्ड का बिहार में हुआ वहां बिहार में ख़त्म हो गए, यहाँ अगर होगा यहाँ भी मदरसे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये हम बिल्कुल सहमत है, आज से नहीं, मुल्क की आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी हम किसी भी गवर्नमेंट से पैसा लेकर अपने मजहबी काम को नहीं करेंगे। तो ये तो आपने सुना मौलाना अरशद मदनी को। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनके बयान भी आप सुने। मौलाना अरशद मदनी को आपने क्या कहते हुए सुना? वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकारी मदद ली तो गुलामी करनी पड़ सकती है। यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क इससे ठीक उलट कह रहे हैं कि मदरसों के लिए योगी आदित्यनाथ को मदद करनी चाहिए और साथ ही सरकार खुद मदरसों को पैसा दे, तो फिर उन्हें कहां जरूरत पड़ेगी कि वो बाहर से मदद लें या किसी से फिर चंदा ले। सुनिए जरा। हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में ख़ास तौर से, तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, इक़्तिसादी एतबार से बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में आदमी अपने मदरसे खुद खोलकर, प्राइवेट मदरसे खोलकर उसका ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर गवर्नमेंट इसमें जांच करा रही है तो मैं कहूँगा योगी जी से कि वो इनका खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से देते, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसा लेने। तो आप यहाँ पर अलग अलग व्यू पॉइंट देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और इसीलिए आपको ये तय करना है, ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमने इसलिए दिखाए ताकि इस खबर से जुड़ा हर पहलू हम आपके सामने रख सकें। तो जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, जैसा कि आपने इन तमाम रिएक्शंस में यहां पर देखा और सुना। इसका एक पॉलिटिकल पहलू भी है, इसका एक सामाजिक पहलू भी है, और इसका एक जो एजुकेशन के लिहाज से, जो भारत के लिहाज से काफी अहम है, भारत के भविष्य के लिहाज से काफी अहम है, उस पहलू को भी आप अनदेखी नहीं कर सकते। अब जल्दी जल्दी एक कॉमेंट लूंगी, पहले राहुल ईश्वर आप, उसके बाद यास्मीन फारूकी जी और फिर हाजिक खान, जल्दी जल्दी प्लीज।
अदिति जी, स्पेक्ट्रम में कई सारे ओपिनियंस है, हमें हार्मोनाइज कर देना चाहिए, मगर दो प्रिंसिपल है, सभी को एक्सेप्ट कर देना भी चाहिए। एक, गवर्नमेंट एक रेस्पॉन्सिबल बॉडी है, सभी के लिए है। गवर्नमेंट को हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हिंदू या मुसलमान या किसी ईसाई हो, सब एक इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करने के एक राइट है। दूसरी वाला, मेरा भी पर्सनल सेशन है, हमें मदरसों को मदद कर देना चाहिए, मदद करने अपस्किलिंग के लिए, अपग्रेडिंग के लिए, अपडेटिंग के लिए। ये तीन शब्द है मॉडर्न सेंचुरी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अपग्रेडिंग, अपडेटिंग एंड अपस्किलिंग। मगर कोई भी थियोलॉजिकल या स्पिरिचुअल या धार्मिक मामले में गवर्नमेंट को नहीं इन्वॉल्व करने चाहिए। इसलिए एक फाइन बैलेंस है। थियोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है, क्योंकि एक सेक्युलर गवर्नमेंट है। मगर मदरसों को अपग्रेड, अपडेट एंड अपस्किल, जैसे लाइफ स्किल हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, इसीलिए सभी को कर देना चाहिए। और आप गवर्नमेंट से बात कीजिए, कॉन्फिडेंस पे लीजिए, कंसेंसस बिल कीजिए, कॉन्स्पिरेसी थियरी में मत डालिए। ठीक है। यास्मीन फारूकी जी, यहां पर अभी आपने सुना राहुल ईश्वर ने कहा अपस्केल और अपग्रेड किया जाना चाहिए मदरसों को, आपको नहीं लगता? आदित्य जी, किसने मना किया है? मैं बार बार, जो मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। आज बड़ी अच्छी बात मिस हैं या मिसेस हैं अब्बास ने कही, निगत जी ने, कि मेरा वेरिफिकेशन नहीं होगा। बिल्कुल होना चाहिए। यास्मीन फारूकी, अगर एक मोहल्ले में यास्मीन फारूकी रहती है और अदिति जी भी रहती हैं, तो और अगर उस मोहल्ले का एक वेरिफिकेशन हो रहा है तो दोनों का हो जाना चाहिए ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो बात ही साफ होगी। कोई इस पे सवाल उठाने का सोचेगा भी नहीं। सवाल तो वहां उठता है जहां पे गैप होते हैं। आप वो गैप छोड़ते क्यों हो? कभी आप कहते हो कि यहाँ आतंकवाद पलता है, तब इसलिए हम सर्वे कर रहे हैं। कभी आप कहते हो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए हम सर्वे कर रहे हैं। तो पहले तो वो तय कर लो कि क्यों कर रहे हो। नहीं, ठीक है। तो यास्मीन फारूकी जी, आपकी बात से एक बात मुझे स्पष्ट हुई। एक बात मैम, आपकी बात से जो मुझे स्पष्ट हुआ वो ये हुआ कि आपको मदरसे के सर्वे या मदरसे के ब्यौरे पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको शिकायत ये है कि दूसरे स्कूलों का आप क्यों नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना ही आपकी आपत्ति है? बस ठीक है, फिर सबको ही समेटो ना। ठीक है, तो चलिए, अपग्रेड, अपग्रेडेशन, अपस्केलिंग, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, इन शब्दों का आज आपने इस्तेमाल होते हुए सुना हमारे इस डिस्कशन में। और साथ ही जो इसके तमाम पहलू थे वो हमने आपके सामने पेश करने की, आपके सामने रखने की यहाँ पर कोशिश की है।